शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में आपको बार बार ये टॉपिक इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी और आप खुद ब खुद देखेंगे कई बार कई जगह इस्तेमाल होगा। अब ये टॉपिक है क्या, हम इस पे अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। उससे पहले हम अपनी पिछली क्लास के टॉपिक को फिनिश कर चुके थे, अब उसके आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों की आज पहली क्लास है भाई ध्यान से देखना, शुरुआत में कुछ चीजें समझ में आएंगी, जरा सी देर के लिए आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, फिर उसके बाद दोबारा से सब कुछ क्लियर वे में समझ में आएगा और तब तक आप लोग पिछली क्लासेस जब देख लोगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होगी। तो देखिए जरा याद कीजिए, पिछली क्लासेस तक हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ लिया था। ओके, पिछली क्लास में हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ लिया था, स्पीड पढ़ लिया था, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अब आज की क्लास में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड, इसे बहुत ध्यान से और तसल्ली से समझना। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसे कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? तो वेलोसिटी और स्पीड क्या होते हैं ये हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि आखिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहा जाता है। एक सिंपल और आसान शब्दों में अगर बोला जाए ना तो कहा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो भी वेलोसिटी होती है उसे कहा जाता है उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो भी स्पीड होती है उसे कहा जाता है उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट टाइम। अब सर इसका क्या मतलब है, मैं आपको सही मायने में समझाता हूँ, सुनिए। बिल्कुल एकदम सिंपल देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कि इस वक्त राइट नाउ बस इसी टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी होगी आप उसे बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या उसी टाइम पर जो भी उसकी स्पीड होगी आप उसे बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है और वो चलती जा रही है, मैंने कहा भाई एक काम करो मुझे ये बताओ कि जब टाइम हो रहा था 9:12 और 25 सेकंड, इस टाइम पर इस कार की स्पीड क्या थी, इस गाड़ी की स्पीड क्या थी? तो इसका मतलब मैं उस गाड़ी की कौन सी स्पीड पूछ रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं बोलूं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइम पर उस गाड़ी की वेलोसिटी क्या है तो इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ उस गाड़ी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आप कोई भी टाइम आपको दे दिया जाए और बोले नहीं बस इस टाइम पर बता दो कितनी स्पीड है या इस टाइम पर बताओ कितनी वेलोसिटी है, आप उसी को बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या बोलोगे और अगर स्पीड पूछते हैं तो आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। सुनिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, आप एक कार चला रहे हैं, अब कार आप चलाते जा रहे हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके दोस्त का फोन आया, उसने आपसे बोला भाई एक बात बता अभी तुम्हारी स्पीड कितनी है गाड़ी की। तो आप क्या बोलोगे, अभी तुरंत अभी की स्पीड बताओ। जी हाँ, तो आप क्या करोगे, आपकी गाड़ी में ना एक मीटर लगा होता है जिसके अंदर ना स्पीड आपको नजर आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो वो जो मीटर है ना वो गाड़ी की स्पीड बताता है, तो वो कौन सी वाली स्पीड बताता है, क्या वो एवरेज स्पीड बताता है? जी नहीं, वो कौन सी स्पीड बताता है, वो बताता है इंस्टेंटेनियस करंट। उस टाइम पर आपकी स्पीड क्या है, आप स्पीड बढ़ाओ घटाओ तुरंत आपकी मीटर में स्पीड कम ज्यादा होगी। तो इसका मतलब वो मीटर जो आपकी गाड़ी में लगा है जो आपकी स्पीड को मेजर करके बताएगा कि अभी इस वक्त आपकी गाड़ी कितनी तेज चल रही है, वो मीटर आपकी स्पीड को नापता है, इसीलिए उस मीटर का नाम है स्पीडोमीटर। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब आपको ये शब्द बार बार देखने को मिलेगा कि एक गाड़ी में स्पीडोमीटर की रीडिंग इतनी थी, तो आप समझ जाना कि उन्होंने इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दी, या वेलोसिटी की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दी। इसका मतलब स्पीडोमीटर आपको जो वेलोसिटी या स्पीड बताएगा वो कौन सी होगी, दैट इज स्पीड ही बताता है, वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहा जाता है और ये चीज है। तो बस अब सुनिए ध्यान से, अब एक बात और आती है, देखो पता है कई बार जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे सवाल करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि टीचर आपके सामने पूरा प्रॉपर सवाल लिख दे
और बोले कि चलो बताओ इस गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ऐसा नहीं होगा, बहुत कम होगा। सिंपल वे में क्या होगा, टीचर आपसे ये बोलेगा कि बताइए इस गाड़ी की स्पीड कितनी होगी जब टाइम 1 सेकंड था, यानी कि इस तरह से लिख दिया जाएगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये देखिए फाइंड द वेलोसिटी, और यहां लिखा होगा एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो आपको खुद ही समझना है कि इसने वेलोसिटी तो पूछी है, लेकिन तब जब टाइम 5 सेकंड था, मतलब एक फिक्स टाइम दे दिया कि इस टाइम वाली वेलोसिटी बता दो। अब उस वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो अब समझ जाना कि ये वेलोसिटी कौन सी वाली है, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि आपको टाइम दी दिया जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं चलो इस गाड़ी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो आप मुझे बोलोगे ना सर टाइम तो दो, किस टाइम की वेलोसिटी बताऊं, इंस्टेंटेनियस कह देने से थोड़े ना कुछ होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी पूछी जाएगी, स्पीड पूछा जाएगा, तो आप लोगों को टाइम जरूर दिया जाएगा। और अगर किसी सवाल में टाइम नहीं दे रखा तो फिर सवाल के हिसाब से देखेंगे कि टाइम गिवन है नहीं गिवन है, क्या सवाल में हमसे पूछा गया, वो तब आप सीख पाओगे जब हम सवाल की बात करेंगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस शब्द जरूरी नहीं है कि हर सवाल में साफ साफ लिखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और हिंट इसका क्लियर वे में ये है कि आपको एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम पर वेलोसिटी या स्पीड बताइए, तो वही होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा देखो एक सिंपल वे में अगर बोलूं ना तो आप लोगों को जितनी सिंपल और जितनी आसान डेफिनेशन इसकी लग रही है ना, ये उतना आसान है। अब इसका क्या मतलब है सर इतना आसान नहीं है, तो हमें डरा क्यों रहे हो, बताओ कितना आसान नहीं है कितना टफ है। अब सुनो ध्यान से, ये चीज ना मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि खुद डिसाइड कर। चलो अब एक काम करते हैं, जरा इस वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे ये वेलोसिटी या ये स्पीड निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूं, फॉर्मूला क्या होगा इसकी। तो हम उस फॉर्मूले की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे, उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है, उसका फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज आप खुद समझना, सुनिए मैं इसे रख कर देता हूं और परेशान बिल्कुल मत होइएगा भाई, इन सभी चीजों के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना, आप सुनते जाइए। चलिए एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। भाई ध्यान देना, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, प्योर एकदम फिजिक्स, ठीक है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग एकदम लॉजिकल। अगर इतना सा भी डाउट होगा ना मुझे क्लियरली बोल देना, सर समझा दो फिर से, मैं फिर बता दूंगा, सुनते जाइए। सर हाँ जी बोलो। सर आपने लास्ट क्लास में समझाया था। भाई आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, आप एक बार चेक करो आवाज। अब सही है? नहीं अभी भी ठीक नहीं है, फिर से बोलो। हाँ सर पिछली क्लास में आप बताया था थीटा का बताया था आपने। हाँ हाँ सर वो समझ नहीं आया, सर दोबारा समझा दो। थीटा वाला कंसेप्ट, यस सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं उसको पढ़ाऊंगा ना तो आज की क्लास का टॉपिक आधा ही रह जाएगा। आप मुझसे फिर से पूछना, मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी हम टॉपिक पे आते हैं, उसमें अभी आज की क्लास में उसका कोई यूज नहीं हुआ, ये आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए अब माइक बंद कर दीजिए और सुनिए। देखो भाई अब मैं ना जरा कोशिश करता हूँ, माइक बंद कर दो भाई, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली कैसे जाए, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, समझना, देखते हैं कैसे निकल पाती है। आप लोग सोच के बताना, मान लीजिए ये एक रोड है आपके पास और आपके इस रोड के ऊपर कोई एक कार है या कोई गाड़ी है जो कि चलती जा रही है आगे की तरफ। मुझसे किसी ने बोला इस कार की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो, कब, जब टाइम की वैल्यू 9 सेकंड थी, या 9 बजे बताइए, 10 बजे, कोई भी एक टाइम आपको दे दिया। आपने सोचा ठीक है सर हमने तो पढ़ा है कि वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये मैंने शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट बताओ टाइम बताओ, हम डिवाइड करके आपको वेलोसिटी बता देते। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि चलो एक काम करो मुझे ये बताओ 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में कितनी वेलोसिटी थी, तो आप ये बोलेंगे सर 8 बजे आपकी गाड़ी यहाँ पर थी, 10 बजे आपकी गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का हम क्या निकाल लेते हैं, पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा, भाई ये 8 और ये 10, तो आप बोलेंगे सर 2 घंटे का टाइम लग गया, घंटा मिनट या सेकंड जो भी दे रखा होगा। तो आपको 8 से लेके 10 के बीच का डिस्प्लेसमेंट रखना है, 8 से 10 के बीच में जो टाइम लगा वो टाइम रखना है, आप आराम से क्या निकाल लेंगे, इसकी वेलोसिटी, या यूं कहा जाए कि आप इसकी क्या निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैं तुमसे बोलूं एवरेज वेलोसिटी निकालो
तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे शुरुआत जहां से की एंडिंग जहां पर हुई, या जहां से लेकर के जहां तक की बात ये कह रहे उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट नापा और रख दिया, यहाँ पर इनके बीच में कितना टाइम लगा वो टाइम रख दिया और सॉल्व करके बता दिया कि एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी। अब ये तो बात थी एवरेज वेलोसिटी की, लेकिन सोचिए अगर मैं आपको बोलूं कि जब टाइम 9 था या जब टाइम 9 बज रहे थे उस टाइम की वेलोसिटी क्या होगी, तो खुद सोच के बताओ यार, 9 तो यहाँ पे बज रहे होंगे, अब एग्जैक्ट 9 बजे की वेलोसिटी पूछ रहे हैं, मुझे बताना जरा मैं क्या डिस्प्लेसमेंट रखूं 9 बजे का, मैं क्या टाइम रखूं 9 बजे का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो उसके लिए दो पोजीशन चाहिए, शुरुआत कहां से की एंड कहां पे किया, और आपको अगर ये टाइम चाहिए तो उसके लिए भी दो पोजीशन चाहिए कि कितने बजे शुरू हुआ और कितने बजे खत्म हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप बोलोगे सर इसके लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की कोई इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो होगी ना, गाड़ी ने कहां से शुरू किया और कहां तक खत्म किया, इनके बीच का ही तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे। उसके लिए मुझे दो जगह दो, दो टाइम तो, कहां से शुरू किया कहां खत्म किया, कहां से लेके कहां तक की बात कर रहे हो वो तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा, लेकिन आप मुझे बोलोगे कि नहीं 9 बजे बताओ कितनी वेलोसिटी थी, तो मैं 9 बजे कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट लूं, 9 बजे कहां से कहां तक का टाइम लूं। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि यार 9 बजे हम लोग कैलकुलेशन करके कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो भी इंस्टेंटेनियस। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि क्या ये फॉर्मूला मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल देगा। मैं जो कहना चाहता हूं वो बात आपको क्लियर हो रही है कि एग्जैक्ट 9 बजे क्या डिस्प्लेसमेंट ले, एग्जैक्ट 9 बजे क्या टाइम ले ताकि वेलोसिटी निकाल सके एग्जैक्ट 9 बजे की, तभी तो मैं इस वेलोसिटी को बोलूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या मैं इसे बोलूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी जो भी निकाले। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अच्छा पहले मुझे बस ये बताओ आपको प्रॉब्लम समझ में क्या क्या दिक्कत हो रही है, बताइए भाई। जी सर। प्रॉब्लम सर। ओके ठीक है, चलिए तो ठीक है। अब भाई अब ना यहाँ पर आकर के आप लोग नहीं फंसे, जिन लोगों ने इन चीजों को बनाया डिराइव किया वो खुद भी फंस गए कि आप क्या करें। एग्जैक्ट 9 बजे वाली वेलोसिटी अगर मुझे पता करनी है तो चलो हमारे पास तो मशीन है, स्पीडोमीटर है, हम स्पीडोमीटर से एग्जैक्ट 9 बजे वाली स्पीड निकाल तो लेंगे, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला कहाँ है इस चीज का, हम कॉपी पर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये करना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। इसीलिए अब जरूरत पड़ी एक अलग तरह की कैलकुलेशन, एक अलग तरह के मैथमेटिक्स जिसकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए ना आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं जिससे बोला जाता है कैलकुलस। और इस कैलकुलस में आप लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक होता है जिसे बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है जिसे बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इसी को आसान शब्दों में कई जगह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब देखिए आज की क्लास में जो बात हम पढ़ेंगे ना, अब हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज मैथ की इस सवाल का जवाब दे देगी जिसके लिए हम लोग यहाँ पे अटक गए। इस सवाल का जवाब कौन देगा, कैसे आएगा, उसके लिए मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसे डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है, डेरिवेटिव्स भी कहते हैं उसकी। तो हम इन चीजों को समझना शुरू करेंगे, लेकिन ये फिजिक्स है, इस बात का पूरा ख्याल रखना। मैं यहाँ पर ना मैथ की कई सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं कि चलो आज मैं तुम्हें डेरिवेटिव पढ़ा देता हूँ, जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको डेरिवेटिव भी पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन भी पढ़ाऊंगा, लेकिन तब जब मैं अपनी फिजिक्स को पढ़ाते वक्त बीच में अटक जाऊंगा, जब मुझे लगेगा कि बस भाई अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप देखेंगे कि उस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अब डेरिवेटिव का कंसेप्ट आएगा, इसीलिए अब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जान ली, इंस्टेंटेनियस स्पीड जान ली, अब हम इस टॉपिक को, इस डेफिनेशन को यहीं रोक देते हैं और अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। जब मैं डेरिवेटिव पूरा पढ़ा लूंगा मैं फिर आऊंगा इस टॉपिक के ऊपर और तब आप लोगों से फिर से यही बात करूंगा और तब आप देखना, आप बोलोगे हाँ सर अब समझ में आ गया कि एग्जैक्ट 9 बजे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालनी चाहिए। तो यहाँ तक की बात सिर्फ आपको ये समझाने के लिए थी कि आखिर हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ी क्यों। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर हम आगे की चीज की शुरुआत करते हैं, आगे की चीजें। अच्छा देखिए अब भाई जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस चीज को बहुत ध्यान से सुनो। वैसे अगर बोला जाए तो ये जो डेरिवेटिव का टॉपिक है, डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है, जो मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में, ये आप लोगों को 11वीं क्लास की मैथ में भी पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13। जिनके पास मैथ है वो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
चैप्टर नंबर 13 है मैथ का, उसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वहां पर भी आपको टीचर्स ये चीजें पढ़ाएंगे, बशर्ते वो आपको सिर्फ सवाल ना कराएं, आपको समझाएं कि ये क्या होता है। लेकिन मैं उनके लिए इंतजार नहीं कर सकता, तो मेरी फिजिक्स में मुझे जितना जरूरत है, मेरे को जितनी जरूरत है उतना मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ताकि हमारा काम अटके ना, हमें सब कुछ सही से आ जाए। तो मैं इस चीज को यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है सभी लोग। अब सुनिए, एक्चुअल में आज का जो टॉपिक है, देखो वैसे जो टॉपिक मेन है वो है एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस। एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस, इस एलिमेंट ऑफ कैलकुलस में हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट ऑफ कैलकुलस का मतलब है कैलकुलस के हम दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल अरे सब कुछ कैलकुलस, नोट्स पे लिखा होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परेशान मत होइएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल कैलकुलस। तो एक बात सुनिए भाई, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, और जब जरूरत पड़ेगी इंटीग्रल कैलकुलस की, मैं तब इसके बारे में बात करूंगा। हम आज इसे नहीं पढ़ेंगे। कई टीचर एक ही क्लास लेते हैं, बोलते हैं ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, बाद में काम आएगा। ऐसा नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी, प्रॉब्लम दिखेगी, तब जरूरत के हिसाब से देखेंगे क्या पढ़ना चाहिए, अभी इसकी जरूरत है। अब ये कैसे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा। इसी को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस भी कहा जाता है, और डेरिवेटिव भी एक तरह से इसी का ही नाम है। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। देखो कैलकुलस वर्ड को अगर आप देखोगे तो कुछ हद तक मीनिंग समझ में आ रहा है, सर कैलकुलेशन से मिला हुआ लग रहा है। बिल्कुल हाँ, कैलकुलेट करने जैसा, मतलब अब ये हमारी मदद करेगा कई सारी चीजों को कैलकुलेट करने में, सॉल्व करने में। तो यही है कि कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कुछ एलिमेंट्स है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं, और यहां से हम बात करेंगे इस चीज के बारे में। आप सुनिए ध्यान से, शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। अब तक जो मैंने पढ़ाया ये सब कुछ ना सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए। अब हम मेन चीजों पर आते हैं, इसे भी ध्यान से देखना क्या है कैसे। अच्छा देखो भाई, ऐसा है कि अभी मैं आपको ना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है वो समझाता हूं, उसका मीनिंग क्या है। सुनिए, मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा है y क्या है, कोई वेरिएबल, और मुझे कोई बोले कि चलो एक काम करो इसको डबल कर दो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर इसको डबल करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया डबल। मुझसे कोई बोले इसको आधा कर दीजिए, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करके ये आधा हो गया। अगर कोई मुझे ये कहे कि आप इसको 10 बढ़ा दीजिए, तो मैंने इसमें 10 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये 10 बढ़ा हो गया। कोई आपसे बोले नहीं आप इसमें 5 कम कर दीजिए, तो आप इसमें 5 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर आपसे कोई बोले नहीं आप एक काम करो इसका स्क्वायर कर दो, तो आप इसकी पावर 2 लगा दो, ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अगर कोई आपसे ये कहे कि आप इसका डेरिवेटिव कर दो y का, तो आपको इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, d/dx। तो इसका मतलब आपने y का क्या कर दिया, डेरिवेटिव। जिसके भी साथ आपको ये d/dx नजर आ जाएगा ना, आप समझ लेना कि आप उस चीज का डेरिवेटिव कर रहे हैं। इसे पढ़ेंगे क्या, इसको मैं यहाँ ठीक से अलग लिखूं तो इसे बोला जाएगा, इसको सिंपल वे में लोग बोल देते हैं dy/dx। सही मायने में इसे बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और सिंपल वे में बोल देते हैं dy/dx। अब बात ये आती है कि सर हमने y को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब समझ में आया कि y को डबल कर दिया। हमने y को 2 से डिवाइड किया, इसका भी मतलब समझ में आया कि हमने y को आधा कर दिया। हमने y में 10 ऐड किया, इसका मीनिंग भी क्लियर है कि हाँ उसने 10 छोड़ करके y को 10 बढ़ा दिया, 5 माइनस करके y को 5 कम कर दिया। स्क्वायर करने का मतलब भी हम समझते हैं। सर इसका क्या मतलब है? अगर हम किसी के साथ d/dx लगा दे तो इसका कुछ मीनिंग भी होता है क्या? जी हाँ, इसका मतलब क्या होता है अब मैं वो आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है चेंज। किसी एक वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से जो भी चेंज आता है उसी को हम लोग सिंपल वे में समझने के लिए डेरिवेटिव बोल सकते हैं। यानी कि सिंपल तरीके से अगर बोला जाए
किसी एक वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज करने पर किसी दूसरे वेरिएबल में जितना भी चेंज आएगा आप उसी चेंज को क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव कह सकते हैं। मैं समझाता हूं इस चीज को, सुनिएगा ध्यान से। देखिए आप लोगों ने ना पहले की क्लासेस में पढ़ा था मुझसे कि हम फिजिक्स के अंदर दो तरह की चीजों के साथ डील करते हैं। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट और एक होता है जिसे कहा जाता है वेरिएबल। वेरिएबल वो चीजें होती है जो बदल सकती है, और वेरिएबल भी दो तरह के बताए थे, एक जिसे बोला था डिपेंडेंट वेरिएबल और एक था जिसे कहा था मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आप लोगों के पास क्या है, एक सर्कल है और ये इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। मुझसे किसी ने बोला कि इस सर्कल का एरिया बताइए कितना होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस सर्कल का रेडियस बदल दूं, बढ़ा दूं, तो आप बोलोगे सर आप रेडियस बदल दोगे ना, तो एरिया तो रेडियस पे डिपेंड करे तो एरिया भी बदल जाएगा। इसका मतलब मैं रेडियस बदल सकता हूं, तो रेडियस वेरिएबल है, और रेडियस बदलूंगा तो अपने आप एरिया भी बदल जाएगा, तो एरिया भी वेरिएबल है। मगर रेडियस जो है मैं अपनी मर्जी से बदल रहा हूँ, कम ज्यादा कुछ भी कर लूं, मेरी मर्जी, रेडियस किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा बदलने के लिए, तो रेडियस इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जिस हिसाब से रेडियस कम और ज्यादा करोगे उसके हिसाब से एरिया भी कम और ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर एरिया भी वेरिएबल है, मगर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। इसका मतलब एरिया जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। तो मैंने क्या कहा, व्हाट इज डेरिवेटिव, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड डेरिवेटिव। वही चीज आपके लिए डेरिवेटिव का काम करती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला y जो है वो किस पर डिपेंड करता है, x पर। इसका मतलब अगर मैं x को जरा सा चेंज करूं तो उसके हिसाब से y भी चेंज हो गएगा। अब मैंने बोला मैंने x को बहुत थोड़ा सा चेंज किया, बहुत थोड़ा, कितना थोड़ा मैं भी बताऊंगा आपको। तो y में कितना चेंज आएगा, तो आप उस चीज को अगर लिखना चाहें तो लिख देंगे dy अपॉन dx। इसका मतलब हो गया चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। x को बदलने पर y में कितना चेंज आया, यही डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपसे बोलेगा मैंने सर्कल का रेडियस जरा सा बदल दिया, बताना जरा एरिया में कितना चेंज आया होगा, तो आप इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, dA अपॉन dr, और इसी को बोला जाएगा चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसका मतलब आपका डेरिवेटिव चेंज के बारे में बताएगा कि एक चीज को बदलने पर दूसरी चीज में कितना चेंज आया, वही चीज हमें डेरिवेटिव बताएगा। अब हम एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है L, और इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ कितनी है, दैट इज D। मुझसे कोई बोले कि इसका एरिया क्या होगा, तो मैं बोलूंगा एरिया होगा L इंटू B, L की लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब मैं बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि जी एरिया लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया ब्रेड्थ पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने लेंथ और ब्रेड्थ में से कुछ भी बदला तो एरिया बदल जाएगा। अब मैंने कहा कि मैंने लेंथ को जरा सा बदल दिया, बताना जरा एरिया में कितना बदलाव आएगा, तो आप उस चीज को इस वे में लिख सकते हैं dA अपॉन dl। इसका मतलब है चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, लेंथ बदलने पर एरिया में कितना चेंज आए। अगर किसी ने इसकी ब्रेड्थ को बदला और पूछा एरिया में कितना चेंज आएगा, तो आप बोलेंगे dA अपॉन dB निकालिए, तो इसका मतलब है चेंज इन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विद रिस्पेक्ट टू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ बदलने पर एरिया में कितना चेंज आया, ये चीज हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रहा डेरिवेटिव, और आसान शब्दों में एक वेरिएबल को बदलने पर, थोड़ा सा बदलने पर दूसरे वेरिएबल में जितना भी चेंज आ रहा है हम उसी चीज को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और इसी को कहा जाता है डेरिवेटिव। देखो अभी मैंने इसको फिजिक्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर ये होता क्या है, फिर हम इसको निकालना सीखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे लिए अब कैसे काम आएगा फिजिक्स के अंदर। तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में। अच्छा सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात। मैंने मान लिया कि एक काम करते हैं, मेरे इस सर्कल का जो एरिया है वो A है, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर लिखा dA अपॉन dl लिख दिया। A क्या है, एरिया ऑफ दिस सर्कल, L क्या है, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या निकालने की बात कर रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ चेंज इन एरिया कितना होगा इस सर्कल का विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। मतलब इस रेक्टेंगल की लंबाई को अगर मैं बदलूंगा तो बताओ इस सर्कल का एरिया कितना चेंज होगा। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो,
इस रेक्टेंगल की लेंथ बदलोगे तो इसी का एरिया बदलेगा ना, इसका एरिया कहां से बदल जाएगा? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि सर्कल का रेक्टेंगल से कोई लेना देना है ही नहीं, उसमें बदलाव करोगे तो इसी के अंदर चेंज आएंगे, इसके बदलाव से इसमें थोड़े ना चेंज आएंगे। तो ये आप कैसी बात पूछ लो कि इसका एरिया कितना चेंज हो जाएगा अगर मैं इसकी लेंथ को बदल दूं? तो आप बोलोगे नहीं सर इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ाओ घटाओ मत करो कुछ भी, इसके एरिया का कुछ भी लेना देना इससे नहीं। मैंने कहा ठीक है, मगर मुझे ये बताओ चेंज होगा कितना? आप बोलोगे सर कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा तो मैं इसको ये बोल दूं कि जीरो चेंज होगा? आप बोलोगे हाँ, तो सिंपल सी बात है, मैं इसे क्या लिखूंगा? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इस लेंथ को बदलने पर इस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब इस लेंथ को चेंज करूंगा तो एरिया बिल्कुल नहीं चेंज होगा, इसीलिए इसका चेंज कितना लिख रहा हूं? मैं इस चीज को एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से। सिंपल वे में मान लीजिए मैं दो चीजों की हाइट की बात कर, दो सिंपल चीजों की हाइट की बात है। सपोज कर लीजिए मेरे पास ना एक पेड़ है, एक छोटा सा पौधा प्लांट, उस प्लांट की जो हाइट है वो हाइट कितनी है? h। मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है, उस प्लांट की हाइट कितनी है? h। और मेरे सामने एक दीवार है, मेरे क्लास में यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार है, उसकी हाइट भी मैंने कितनी मान ली? h। ये स्मॉल h एक प्लांट की हाइट, कैपिटल H एक दीवार की हाइट। अब मैंने इसके साथ लिख दिया d/dt, यहाँ t क्या है जी? t टाइम है, और यहाँ भी लिख दिया d/dt, t क्या है? टाइम। इसका मतलब हो गया चेंज इन हाइट ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है टाइम के साथ प्लांट की हाइट कैसे चेंज होगी। और इसका मतलब क्या है? चेंज इन द हाइट ऑफ द वॉल, दीवार की हाइट में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। मतलब ये कह रहा हूं कि टाइम अगर बदलता चला जाए, टाइम बढ़ता जाए तो बताइए पेड़ की हाइट पे क्या असर पड़ेगा? पेड़ की हाइट में कितना चेंज आएगा और दीवार की हाइट में कितना चेंज आएगा? अब एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लांट में पानी डालता जाऊं रोजाना, तो आप बोलेंगे सर धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन क्या इस दीवार के साथ भी ऐसा होगा? आप बोलोगे नहीं। तो मैं बोलूंगा टाइम जितना मर्जी बदल जाए, दीवार की हाइट नहीं बदलने वाली। और मैं पूछ रहा हूं बताओ कितनी हाइट चेंज हो जाएगी टाइम के साथ इस दीवार की? तो आप बोलोगे सर दीवार की हाइट नहीं चेंज होने वाली, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीजें बदलती नहीं है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं चेंज कितना होगा, तो तुम बोलेगा सर जीरो चेंज होगा। मतलब हाइट कांस्टेंट है, वो बदल नहीं सकती, वो फिक्स है एकदम। टाइम के साथ आप चेंज करोगे कुछ नहीं होने वाला उसके अंदर। लेकिन मैं पूछूं इस प्लांट के केस में क्या होगा? टाइम के साथ हाइट चेंज होगी? आप बोलोगे हाँ सर प्लांट तो बड़ा हो सकता है, तो इसका मतलब प्लांट की हाइट जो है वो टाइम के साथ चेंज होगी। अब मैं पूछूं चेंज होगी तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा? कितनी चेंज होगी? आप बोलोगे ये मैं नहीं जानता कितनी चेंज होगी, मगर ये जरूर जानता हूं कि कुछ ना कुछ तो होगी, और जो भी होगा ना वो जीरो तो नहीं होगा, 10 20 50 कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मगर ये नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस कि जो चीजें फिक्स हैं, जो बदलेंगी ही नहीं, उनका डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो। और क्यों ना आए जीरो? क्योंकि जो चीज फिक्स है वो तो कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव क्या बताता है? चेंज। अब जो चीज कांस्टेंट है वो तो चेंज हो ही नहीं सकती। अब मैं कांस्टेंट चीज पे बोल रहा हूं बताओ कितना चेंज होगा, तो तुम बोलोगे सर चेंज नहीं होगा, या मैं फिर भी बोलूं नहीं चेंज बता दो कितना होगा, तो बोल देना सर जीरो चेंज होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी चीज जो कांस्टेंट है, जो फिक्स है, उसका डेरिवेटिव जो होता है वो कितना होता है? अच्छा आप सभी लोगों ने जी की वैल्यू सुनी होगी, सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पढ़ा होगा आपने। पता है जमीन की सरफेस पर इस जी की वैल्यू 9.8 फिक्स है, वो बदलती नहीं है। जमीन की सरफेस पर नहीं बदलती, ऊपर नीचे जाने पर बदलती है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू फिक्स है, बदल ही नहीं रही, और कोई मुझसे बोले कि dg अपॉन dt बता देना, तो इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं चेंज इन ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तुम बोल देना सर जी जीरो, कोई चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। तो अब आप लोगों को जो चीजें मैंने बताई, आई थिंक आप लोगों को ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी कि आपका डेरिवेटिव क्या बताता है। ये बताता है चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, यही चीजें समझाता है। अब देखो मैं आपको ना अपनी फिजिक्स के इस टॉपिक से जरा सा कनेक्ट करके दिखाता हूँ, फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। सुनिएगा, जो लोग शुरुआत से यहाँ क्लासेस ले रहे हैं उन्हें याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहा जाता है। रेस्ट क्या था? अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलता तो हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पर है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ बदलती है तो हम बोलते हैं कि वो किसमें है? मोशन में। और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन,
और टी क्या रिप्रेजेंट करता है टाइम। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये पोजीशन है और मैं यहाँ पर लिख दूं dx by dt, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ पोजीशन में कितना चेंज हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर रुका है, खड़ा है, फिक्स एक जगह पर चल ही नहीं रहा, वो तो रेस्ट पर है, क्या मेरी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है? आप बोलोगे नहीं बदल रही। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पर है तो उसका जो चेंज इन पोजीशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कुछ नहीं होगा, चेंज हो ही नहीं। तो ऐसे में आप बोलेंगे सर उसके लिए dx by dt 0 होगा। इसका मतलब हो गया कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस पर है, रेस्ट पर। और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन टाइम के साथ बदलती जा रही है, मतलब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन भी बदल रही है, तो अब आप बोलोगे सर इसके अंदर चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब इसका चेंज 0 नहीं है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर नहीं है, ये किसमें, ये मोशन। तो आप लोगों को ये चीजें समझनी होगी कि अंदाजा लगाइए कि ये डेरिवेटिव आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे पहचानोगे, कैसे लिखोगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, क्योंकि चेंज इन पोजीशन विद टाइम यही बताता है मोशन, और अगर पोजीशन में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब ये क्या बता देगा, रेस्ट। तो देखिए यार अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया इसमें से कुछ भी पेपर में नहीं आएगा ये सब। अब सोचोगे सर पेपर में आएगा तो फिर पढ़ा क्यों, लेकिन बेटा एक बात याद रख लेना, जो पेपर में आएगा ना वो इसके बिना कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये रियल फिजिक्स है कि आखिर ये होता है एक्चुअली। अब हम जब इसको समझ गए ना तो अब जहां पर भी मैं सवाल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद ही समझ जाओगे हाँ सर यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। क्योंकि बहुत लोगों को डेरिवेटिव निकालना आता है, करना आता है, मगर उनको पता नहीं होता ये है क्या कहानी, कहाँ यूज करें और क्यों यूज करें। अब आप लोगों को ये बात सबको क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर इसकी कैलकुलेशन होती कैसे, इसे हम निकालते कैसे। तो चलो आप देखिए जरा ध्यान से। अब मैं आप लोगों को ना इसको कैलकुलेट करना सिखाता हूं। तो देखो अब तक जो पढ़ा है वो फिजिक्स थी प्योर, अब जो पढ़ाऊंगा वो प्योर मैथमेटिक्स, प्योर मैथ, बिल्कुल कंप्लीट मैथ। मतलब यूं समझ लो मैं अब आपको मैथ के सवाल कराने वाला हूं। अब इस मैथ के सवालों को, मैथ की चीजों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब मैं अपने फिजिक्स के टॉपिक को पढ़ाऊं तब मैं इसको यूज कर सकूं। तो इसीलिए अब जो करेंगे वो प्योर मैथमेटिक्स होगी। और मेरी आदत वैसे ऐसी नहीं है कि मैं बस फॉर्मूला लिख रहा हूँ और सारी चीजें करा दूं। मेरी आदत है मैं फॉर्मूले को लॉजिकली समझाता हूँ कि वो क्या है, क्यों है, कहां से आया। बट यहाँ मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं मैथ में सिर्फ, फिजिक्स में सिर्फ उतना ही पढ़ूंगा मैथ का जितना हमारे काम का है। बाकी ये चीजें कहां से आई, कैसे आई, जब आप 11th क्लास की मैथ पढ़ोगे तब आपका ये एक अलग से चैप्टर है, तब आपको टीचर फुल डिटेल में पढ़ाएंगे कि ये क्या है। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स को पूरा डिटेल में लेकर के चलूँ। तो अब देखो वैसे तो आपको नोट्स मिलेंगे सभी चीजों के, बट अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी और अपना एक पेन लेकर के बैठ जाएं। मैं यहाँ जो कुछ भी पढ़ाता जाऊँ बिल्कुल धीरे धीरे वो आप अपनी कॉपी में आराम से नोट करते चलें। इसका बेनिफिट ये है कि मैं अभी बीच में आपको एक सवाल दूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसे करके दिखा सको, आपकी कॉपी में फॉर्मूला भी लिखा रहे और आप फॉर्मूले की मदद से चीजों को सॉल्व कर सको। इसलिए बाकी परेशान मत होना, नोट्स मिलेंगे, मगर आज हमें ऐसे ही करना है। तो सुनिए ध्यान से। अब हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स। फिर बाद में जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब इसको यूज करेंगे। अब देखिए यहां से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहली चीज, मान लीजिए आप लोगों से ये कहा गया कि x की पावर n का डेरिवेटिव करो। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको किसी चीज का डेरिवेटिव करना है तो आप उसके साथ क्या लगा दीजिए, d by dx। इसका मतलब हो गया कि हम x की पावर n का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इसका फॉर्मूला होता है, जो ये पावर दिख रही है ना, पावर क्या है n, इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एन इसी एक्स पावर में एन की पावर -1। हाँ, n की पावर में n x की पावर n माइनस, बिल्कुल सही। ये जो पावर n है ना इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया और इसमें से एक को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये होता है इसका फॉर्मूला। सर ये कहां से आया, कैसे आया, इसका क्या मतलब है, इसका जवाब आप लोगों को 11th की मैथ में मिलेगा। ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, होता तो मैं खुद ही बता देता आपको। अब सुनिए हम जरा समझते ही हैं, हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ना इनको क्लियर करना शुरू करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं बड़ा बेसिक सा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने यहां लिखा लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मुझसे किसी ने कहा कि चलो इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो। तो मुझे अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो मैंने क्या कहा था,
आपको अगर डेरिवेटिव करना है तो जिसका भी डेरिवेटिव करना है उसके साथ डी बाई डी एक्स लगा दो। मुझे y का डेरिवेटिव करना है, मैंने डी बाई डी एक्स लगा दिया y के साथ। अब यहाँ d की जगह d रहने देते हैं, d बाई डी एक्स एज इट इज। y की वैल्यू क्या दे रखी है, x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x का स्क्वायर। अब आप जरा देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप बोलेंगे सर इसकी पावर n है तो फॉर्मूला क्या है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर कम कर दो। इसकी पावर 2 है तो ये लो जी मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 में से एक पावर को माइनस कर दिया। तो जैसे इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और x की पावर क्या हो जाएगी 1, 2 में से 1 गया तो 1। तो आप बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 2x। एक और एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि y = x की पावर 6 का डेरिवेटिव कीजिए। तो आप सिंपल तरीके से बोलेंगे ठीक y = 6, x की पावर 6 का डेरिवेटिव करना है तो जिसका भी डेरिवेटिव करना है उसके साथ लगाना पड़ेगा d बाई डी एक्स। तो मैंने क्या किया, d बाई डी एक्स लगाया इस तरफ और y की जगह y की वैल्यू लगाई। अब देखिए इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर उसमें माइनस कर दो। तो मैंने इसमें 6 को मल्टीप्लाई कर दिया पावर की और इसमें से एक पावर माइनस कर दी। अब मैं माइनस करके नहीं दिखा रहा, सीधा क्या लिख देता हूं 5 और मैं बोल दूंगा ये मुझे इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये हमारे पास इसका एक सिंपल सा एग्जांपल था, आप आराम से इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब देखो यार इसके कुछ रूल्स, इसके कुछ फॉर्मूले, मैं नहीं चाहता कि मैं सारे फॉर्मूले भर के लिख दूं और बोलूं जाओ इसको रट्टा मारो इसको याद करो। बिल्कुल आप एक काम कीजिएगा जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, आप एक फ्रेश पेज अलग से छोड़ देना खाली। मैं क्या करूंगा, यहाँ सवाल कराऊंगा, फॉर्मूले लिखता चलूंगा, फिर उसके सवाल कराऊंगा, फिर फॉर्मूले लिखूंगा। आप अलग पेज पे सवाल नोट करते जाइएगा और एक पेज पे फॉर्मूले धीरे धीरे ऐड करते चले जाइए। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इस जगह पर लिख देता हूँ फॉर्मूला नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर n। इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। ये मेरा पहला फॉर्मूला है, सबको नजर आ रहा होगा। और ये इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्या है, एक दो एग्जांपल्स आप इसे नोट कर लीजिए, फिर और आगे की बात, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते। ठीक है जी, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ और फिर इसके आगे की बात। आप समझिए जरा ध्यान से, इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करना शुरू करें। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, नंबर आप डालते चलिएगा, मैं एग्जांपल्स करवाता जाता हूं। सो मान लीजिए मुझे ये कहा गया कि चलो एक काम करो, y = √x, इसका डेरिवेटिव करो। तो आप बोलोगे अच्छा इसका डेरिवेटिव करना है, तो हमने तो ये बताया गया था कि जिसका भी डेरिवेटिव करना है उसके साथ d बाई डी एक्स लगा। तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया d बाई डी एक्स और इस जगह पर √x की जगह √x लिख दिया, भाई y की जगह y की वैल्यू रख दी। अब मैंने देखा मुझे इसका डेरिवेटिव करना और फॉर्मूला मुझे ये पता है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब इसकी पावर होगी कुछ ना कुछ। यहाँ पर क्या लिखा है, रूट लिखा है। तो आप सभी लोगों ने ये पढ़ा है मैथ के अंदर कि रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। अब ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूले से मैच कर गई। तो अगर ये फॉर्मूले से मैच कर गई तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर माइनस कर देंगे, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर कितनी, हाफ, और इसकी पावर में से एक माइनस करना पड़ेगा, तो हाफ में से 1 को क्या कर दिया, माइनस। अब ऐसे में 1/2 की जगह 1/2, x की जगह x, और हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो आप सभी को पता है -1/2 बचेगा। और अगर ये -1/2 बच गया तो जाहिर सी बात है मैं इसे लिख सकता हूँ हाफ एज इट इज, और x की पावर माइनस में है। आपने मैथ में पढ़ा है जिसकी भी पावर माइनस में होती है वो नीचे आकर के क्या हो जाती है, प्लस। और अगर ये नीचे आकर के प्लस हो गई तो हाफ की जगह हाफ रहने दो, और जिसके ऊपर भी पावर हाफ होती है उसी हाफ को हम क्या लिखते हैं, रूट। तो मैं इसे चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1/2 √x। तो आप बोलेंगे कि सर हमने √x का डेरिवेटिव किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1/2 √x। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x।
एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव करो, तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे हमें बोला डेरिवेटिव करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया dy/dx और इधर भी लिख दिया d/dx और ये आपके पास है 1/x। अब इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं? 1 लगा देते हैं इसके ऊपर पावर। अब आप लोगों को ये चीज पता है सभी को कि जब भी कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल नीचे और उसकी पावर है, तो जब आप नीचे से उसे ऊपर ले जाते हैं तब उसकी पावर कैसी हो जाती है? माइनस, यानी कि नेगेटिव हो गई इसकी पावर। और अगर ये पावर नेगेटिव हो गई तो अब आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पावर को मल्टीप्लाई करना और एक कम कर देना, माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, पावर जो है वो कितनी है? -1। और फिर उसके बाद इसी में से एक पावर और माइनस करनी है, ये लो कर दिया मैंने माइनस। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? -1 और यहाँ हो गया x की पावर -2। आप सभी लोगों को पता है कि जिसकी भी पावर माइनस में होती है वो नीचे आकर के क्या हो जाती है? प्लस। तो आप बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव हमने किया 1/x का, तो वो आ गया -1/x²। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। ये मेरे पास 1/x का क्या आ गया? 10। एक और एग्जांपल देखिए सर, यहाँ पर एक और एग्जांपल करते हैं सिंपल सा। मान लीजिए कोई आपसे बोले कि चलो x का डेरिवेटिव करके देखो, सिर्फ x का। तो आप बोलेंगे अगर x का डेरिवेटिव करना है तो ये लो जी dy/dx इज इक्वल टू d/dx और y कितना दे रखा है? x। मैंने y की जगह y की वैल्यू रख दी x। अच्छा आप देखिए जरा, इस x पे कोई पावर नहीं है, तो बोल देते इस पे कोई पावर नहीं है तो उस पे पावर कितनी मान लेते हैं? 1 ही तो होती है इसका। अब इसे फिर से इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। तो इसकी पावर 1 है तो मैं पावर को मल्टीप्लाई में लेके आ गया और इसमें से एक पावर को क्या कर दिया? माइनस। सर अब x ही यहाँ हो। हाँ x की पावर नहीं है। अब ये पावर मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर दिया तो 1 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया? 0। और x की पावर 0 मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो आप बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव कितना निकल के आ गया? 1। यानी कि आप यहाँ पर साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जब हमने x का डेरिवेटिव किया यानी कि dx/dx तो इसका आंसर 1 निकल के आ गया। आपको ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा कई जने से ऐसे भी याद रख लेते हैं, कहते हैं ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, dx से dx कट गया आंसर आ गया 1। तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है, कैसे भी याद रख, करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा वैसे अगर बोले तो ये सब के सब क्या है? ये सब सवाल हैं सारे के सारे। लेकिन जब आप लोग फिजिक्स करोगे, उसके न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो कई बार ये सारी चीजें बार बार रिपीट होगी। और ये फिजिक्स है, मैथ नहीं है कि आपको स्टेप के अच्छे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करके दिखाओगे तो एक एक कैलकुलेशन के नंबर, बिल्कुल नहीं। मैथ को आप जितना फास्ट कर सकते हो, जितना कम कैलकुलेशन में कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर है। इसीलिए हम इन सवालों के रिजल्ट को फॉर्मूले की तरह याद कर लें तो वो बहुत अच्छा। अब याद करने का मतलब ये नहीं कह रहा कि इसको घर जाके याद कर लेना, न्यूमेरिकल करेंगे खुद ब खुद याद रहेंगे सब कुछ। तो आप सुनिए ध्यान से, ये रहा फॉर्मूला नंबर 1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला नंबर 2। यानी कि हमने यहाँ देखा कि जब हमने x का डेरिवेटिव किया तो x का डेरिवेटिव कितना है? 1। यानी कि जब मैं सवाल करवाऊंगा और अगर x का डेरिवेटिव दिखेगा तो मैं सीधा उसकी जगह बिना ये सब करे 1 लिख दूंगा। फॉर्मूला नंबर 2 के बाद फॉर्मूला नंबर 3। हमने अभी अभी डेरिवेटिव निकाला किस चीज का? अंडर रूट ऑफ x का। ये रहा और रूट x का डेरिवेटिव क्या आ गया? ये रहा 1/2 रूट x। तो मैं बोल दूंगा जी 1/2 रूट x जो है वो रूट x का डेरिवेटिव आ गया। तो ये भी मैं एक फॉर्मूले के तौर पर ध्यान रखूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इसे यूज करना शुरू कर दूंगा। ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 3 के बाद फॉर्मूला नंबर 4 हमने एक चीज और सीखी कि जब भी हमने डेरिवेटिव किया किसका? 1/x का। ये रहा 1/x। तो 1/x का डेरिवेटिव कितना निकल के आया? -1/x²। तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया -1/x²। चार चीजें हुई। और फॉर्मूला नंबर 4 के बाद फॉर्मूला नंबर 5 बड़ा सिंपल सा है। वो क्या है? वो तो आप लोगों को अभी अभी बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ही कितना होता है? 0। तो मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए 5 फॉर्मूले नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और ये सारी चीजें इसी से डिराइव की हुई है। और लास्ट वाला तो एक कांसेप्ट है भाई, कांस्टेंट में चेंज नहीं होता तो उसका डेरिवेटिव कितना है? 0।
गिनने के लिए 5 फॉर्मूले हैं, कहने के लिए सिर्फ वो एक ही है फर्स्ट, उसी से ये चारों निकाले और 5वां तो हमें पता ही है। तो अब आपने जो एक पेज छोड़ा है ना, उस पेज पर ये पांचों फॉर्मूले ऐड कर लीजिए, चारों जो भी एक्स्ट्रा लिखे, और जहां पर आप सवाल नोट कर रहे हैं वहां पर इन्हें नोट कीजिए, फिर आगे की बात करें। हाँ जी, सर सेकंड एग्जांपल समझ नहीं आया। एग्जांपल नंबर दिस। यस सर। ओके, चलिए मैं आपसे समझा देता हूँ, बाकी लोग एक बार नोट कर लीजिए, मैं एक बार बता दूं। सुनिए, मैं यहाँ पर फिर से इसे करके दिखा देता हूँ आपको, इस जगह पर मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, आप यहाँ से देख लीजिए। नोट कर लिया था भाई साहब? चलो कोई नहीं, मुझसे ये कहा गया कि y इज इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव करना है। हमसे बोला गया कि 1/x का क्या कीजिए, डेरिवेटिव। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा dy/dx इज इक्वल टू d/dx और यहाँ पर लिखा था 1/x। अच्छा, इस पे कुछ नहीं होता, उसके ऊपर पावर में कितनी होती है, 1। आपने ना मैथ के अंदर 10th क्लास में 9th क्लास में ये जरूर पढ़ा होगा कि कोई भी वेरिएबल अगर नीचे है और उसकी कुछ भी पावर जब आप उसे नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर ले जाकर के उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं 1/x की पावर 4 है तो आप इसे लिख सकते हैं x की पावर -। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब जैसे ही मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा तो अब ये चीज खुद ब खुद फॉर्मूले से मैच करके देख लीजिए, x की पावर n है, यहाँ x की पावर -1। ये फॉर्मूला क्या कहता है जी, पावर जो n है उसको मल्टीप्लाई कर दो और एक उसमें से माइनस कर दो, तो इसकी पावर कितनी है, तो ये तो जी -1, और इसमें से एक माइनस करना है तो -1 पहले से था और एक और माइनस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो अब मैं इसे लिख देता हूं -1 और यहाँ x की पावर -1 ये कितना हो गया, -2, और यहाँ के बाद से माइनस की जगह माइनस। आपने अभी भी पढ़ा कि किसी की भी पावर नीचे से अगर आप ऊपर ले जाते हो तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है और ऊपर से नीचे लाएंगे तो वापस वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसीलिए बोला -1/x² डेरिवेटिव आ गया 1/x। देख लीजिए, आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर एक बार d/dx कांस्टेंट वाला 0 का एक बार एग्जांपल दे दो सर। आज अभी भी मैंने कांस्टेंट का एग्जांपल दिया था, सुनिए। मैंने आपसे बोला भाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। आज कितनी तारीख है, कुछ ना कुछ डेट होगी, सपोज कर लीजिए आज है ए डेट, कल बी, परसों सी, अगले दिन बी, डेट बदलती जाती है। मैंने कहा भाई एक काम कर, मुझे ये बता dy/dt कितना होगा, मतलब टाइम के साथ पाई में कितना चेंज आएगा। आप बोलोगे सर पाई तो कांस्टेंट है, तो 3.14 होता है, टाइम बदलने से बदलेगा थोड़ा ना। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस चेंज बताओ कितना है। आप बोलोगे सर जो चीज बदलेगी उसमें चेंज कितना होगा। सिंपल सी बात, मैंने आपसे ये कहा कि मैं इस जगह पर खड़ा हूं। यस सर, आगे मतलब जो चीज चेंज ही नहीं हुई, बदल ही नहीं, तो हम इसमें किस चीज के बदलाव की बात करेंगे, पोजीशन की। अपने चैप्टर किसी चीज की पोजीशन नहीं बदल रही, फिक्स है, वहीं पर खड़ा है वो बंदा, तो उसकी पोजीशन में जो चेंज आएगा वो 0 होगा, और जिसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पर है। ठीक, चलिए अब आपको ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम इसके आगे की बात करना शुरू करें। मैं इससे रब कर रहा हूं और ये आप लोगों के फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले इसी तरह से आप ऐड करते चलिएगा उस पेज पर, और अभी हम इन सबका फिजिकली इस्तेमाल करेंगे ना फिजिक्स में, तब आपको बात और अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर। इस तरह मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3x² और मुझसे कहा कि चलो इसका डेरिवेटिव करो। अब आप बोलोगे सर अब ना x² अकेला भी, उसके साथ एक कांस्टेंट नंबर भी है, वो नंबर क्या है, 3 है, और मुझे बोला गया इसका डेरिवेटिव करो, तो मैंने लिख दिया dy/dx इज इक्वल टू d/dx और यहाँ लिखा मैंने 3x²। तो भाई डेरिवेटिव का रूल ये कहता है कि अगर आप किसी चीज का डेरिवेटिव कर रहे हैं और उसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट है ना, आप उस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से कहां ले आइए, बाहर, और सिर्फ डेरिवेटिव किसका कीजिए, वेरिएबल का। मतलब 3 कांस्टेंट है तो आप डेरिवेटिव से 3 को बाहर ले आएंगे, और आपको डेरिवेटिव अगर करना पड़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका करना पड़ेगा, x²। कांस्टेंट बाहर आ गया, वेरिएबल का डेरिवेटिव, 3 की जगह 3, x² का डेरिवेटिव
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला करिए जरा, पावर मल्टीप्लाई करके एक कम करना है तो x 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, दैट इज 2x। बिल्कुल ठीक, डायरेक्टली लिख दिया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 6x। तो अब आप बोल सकते हैं कि हमने इसका डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव आ गया 6x। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बिल्कुल इसके जैसा। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया y = 2 अंडर रूट ऑफ x और कहा गया इसका डेरिवेटिव करो, तो आप बोलेंगे इसका डेरिवेटिव करना है तो ये रहा dy अपॉन dx इज इक्वल टू b अपॉन dx एंड दिस इज 2 अंडर रूट ऑफ x। आप बोलेंगे सर 2 कांस्टेंट है और रूट x वेरिएबल है। हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव का रूल ये कहता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आपको डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का ही करना है। मैं इस जगह पर करता हूं अगले स्टेप, तो मैंने यहां लिखा इक्वल टू 2 की जगह 2। अब रूट x का डेरिवेटिव या तो फिर से करो पूरा, या फिर मैंने कहा था हमें जरूरत पड़ेगी तो बेटर इसको ध्यान ही रखते हैं। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 2 रूट x। तो मैंने क्या किया, इस रूट x के डेरिवेटिव की जगह पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू रखी और वो कितनी आई, 1/2 रूट x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो अब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो डेरिवेटिव आया वो आ गया 1/√x, मतलब मैंने y का डेरिवेटिव किया था और मेरा जो डेरिवेटिव आ गया दैट इज 1/√x। तो ये बात आपको समझ में, इसका मतलब मैं इसी को इसमें एक फॉर्मूला नंबर 6 के तौर पर ऐड कर, मतलब मान लीजिए आप लोगों के पास u कोई वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x रूट x था, x स्क्वायर था इसके अंदर वेरिएबल, इसमें रूट x था। ऐसे मान लिया कि u कोई भी वेरिएबल हो सकता है और इसके साथ में एक कांस्टेंट है जिसको मैंने c से दिखा दिया, c क्या है, कोई कांस्टेंट है। और मुझसे किसी ने कहा कि यार एक काम करो इसका डेरिवेटिव करो, तो मैं इसके साथ लिख दूंगा d/dx, क्योंकि मुझे कहा गया इसका डेरिवेटिव करने के लिए। तो डेरिवेटिव का रूल ये कहता है कि आप एक काम करो, कांस्टेंट को बाहर ले आओ और सिर्फ डेरिवेटिव किसका कर दो, वेरिएबल का। ये मैंने फार्मूला नंबर 6 के तौर पर यहाँ पर लिख दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आप इस फॉर्मूले को वहां लिख लीजिए और ये सवाल लिख कर लीजिए। चलिए, सर एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। सर जो आपने फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया है उसमें सर जब आपने 3 को बाहर निकाल लिया और 2x को रखा तो सर इसमें 2x - 1 भी तो आना चाहिए ना। नहीं, 2x - 1 ही होगा चाहिए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर 2 जो है वो मल्टीप्लाई में आती और इसकी पावर हो जाएगी 2 - 1। यही कहते हैं आप? यस सर। सर मतलब वो -1। हाँ नहीं, तो ये 1 ही बचा। तो मैंने लिखा ही, मैंने सीधा लिख दिया कि 2x। ठीक है, क्योंकि ये चीज तो हम समझ चुके थे इसलिए डायरेक्टली 2x लिख दिया बस। अब ऐसे ही करूंगा कि जहां पर भी होगा डायरेक्टली जितना लिख सकेंगे लिख लें। और अगर आपको कोई परेशानी होगी तो पूछ लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीजें आप लोगों को धीरे धीरे आनी शुरू हो जाए। चलिए अब ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इसके आगे। अब सवाल ये आता है कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आप लोगों को जब भी y मिलेगा डेरिवेटिव करने के लिए तो खाली एक सिंगल ही टर्म मिलेगा। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पर आपके सामने x³ लिखा हो, इस जगह पर 2x² लिखा हो और प्लस में यहाँ पर 4x लिखा हो। ऐसे भी तो दे सकते भाई, ये भी तो पॉसिबल है आपको 2-3 चीजें प्लस में और माइनस में दे दी जाए। तो अब ऐसे में डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना। आप क्या करो, आप इसमें दोनों साइड पर डेरिवेटिव करोगे d/dx और यहाँ पर भी लिखेंगे d/dx और इस जगह पर मैंने लिख दिया x³ प्लस 2x² प्लस 4x एज इट इज। अब डेरिवेटिव का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और वो सारी चीजें प्लस में या माइनस में और आप उनका डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो आप सभी चीजों का डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे। इसका क्या मतलब है, आप पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग करेंगे तो आप इसे लिखेंगे d/dx एंड x³ लिखेंगे इसमें, प्लस बीच में प्लस इसलिए प्लस। अब आप डेरिवेटिव करेंगे अगली वाली टर्म का, वो क्या लिखा हुआ है दैट इज 2x², फिर बीच में डालिए प्लस, ये रहा 4x। आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d/dx एंड दिस इज 4x। अब जरा करिए इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी
और एक पावर कम कर देंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिख दिया 3x और ऊपर 3 माइनस 1 लिखेंगे, उसको मैं डायरेक्टली 3 माइनस 1 के बजाय 2 लिख देता हूं। इसकी बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर इसमें से तो 2 कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले आइए और डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ किसका, एक्स स्क्वायर का। मैंने इसका इस्तेमाल किया आपकी बात। ठीक इसी तरीके से इसकी बात करेंगे तो जी 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ x का। अब करिए डेरिवेटिव इसका, आप इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, आपको बात समझ में आ गई होगी आपके बात, और 4 की जगह 4, dx का dx by dx इसका डेरिवेटिव 1, या यूं बोलो तो dx से dx कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1। फाइनल आंसर अब आप लिख सकते हैं कितना, 3x स्क्वायर, 2 2 सा 4x और 4 1 सा 4। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास हमारे सवाल का जवाब। एक और छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ, एक बार देखिएगा ध्यान से। सिंपल सा एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये कि मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया y इज इक्वल टू, इस जगह पर लिख देते हैं दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ x, माइनस में यहाँ पर मैंने लिख दिया, सॉरी माइनस में इसको लिख दिया मैंने 6, सॉरी प्लस में 6 अपॉन x, और मुझसे बोला गया कि इसका डेरिवेटिव। तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव के लिए यहाँ लिख देता हूँ dy by dx और यहाँ पर भी लिख दिया d अपॉन dx एंड दिस इज 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस में 6 अपॉन x। आप बोलेंगे सर आपने बताया था दो चीजें अगर प्लस या माइनस में हो या बहुत सारी चीजें प्लस माइनस में हो तो सबका डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे। चलो एक काम करते हैं, इसको प्लस के बजाय यहाँ माइनस डाल देते हैं, तो माइनस हो चाहे प्लस हो सबका डेरिवेटिव अलग अलग। तो मैंने इसका डेरिवेटिव मुझे अलग करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया d by dx, दिस इज 2 रूट x, बीच में डाल दिया माइनस क्योंकि माइनस है, यहाँ लिखा d by dx और ये मेरे पास आ गया 6 अपॉन x। अब 2 कांस्टेंट है उसे मैं बाहर लेके आ जाता हूँ, मुझे अब डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ x। इसमें 6 कांस्टेंट है उसे भी बाहर ले आइए, अब आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, 1 by x का। देख लो भाई 6 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा तो ये बचेगा 1 by x। मैं इसका अगला स्टेप यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए वहां पे लिख रहा हूँ। अब क्या होगा, अब आप बोलेंगे सर 2 को तो 2 रहने दो, रूट x का डेरिवेटिव तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 1 by 2 रूट x, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x, बीच में है माइनस, ये रहा माइनस, 6 की जगह पर 6 रहने दीजिए और हमने 1 by x का डेरिवेटिव भी तो देख लिया, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x वो है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर एज इट इज। अब आप 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, आप बोलेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 1 by रूट x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और नीचे क्या बचेगा x का स्क्वायर, और अब आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। तो अब आपने यहाँ पर जो चीज सीखी मैं उसे एक फॉर्मूले के तौर पे यहाँ ऐड करूँ, कैसे देखिएगा। नंबर 7, अगर आपके पास दो चीजें हैं u और v या दो से ज्यादा v और ये दोनों चीजें या तो प्लस में लिखिए या फिर किसमें लिखिए, माइनस में, और आपसे किसी ने कहा कि आप इसका डेरिवेटिव कर दो, तो आप यहाँ लिखेंगे d by dx कि जी हमसे कहा गया इसका डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव का रूल ये कहता है कि अगर दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें प्लस या माइनस में तो सबका डेरिवेटिव आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो देखो u का डेरिवेटिव अलग, v का डेरिवेटिव अलग। मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको साफ नजर आ जाए। नंबर 7 मैंने यहाँ लिख दिया d by dx, ये रहा u प्लस माइनस में v, और मुझे डेरिवेटिव करना होगा तो मैं लिखूंगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, यानी कि सिर्फ दो नहीं तीन नहीं जितनी मर्जी चीजें हो अगर वो प्लस और माइनस में है तो मैं सभी का डेरिवेटिव बिल्कुल अलग अलग करूंगा। आप इसे लिख लीजिए और ये फॉर्मूला ऐड कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए
यहाँ तक की बात सभी के लिए क्लियर है? अगर आप नोट नहीं कर पा रहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात करें। मैं अब इससे रब कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है जी, मैं इसे रब करता हूँ और अब आगे की चीजों को देखना शुरू करें। नंबर 7 के बाद सर कैन आई लीव? ओके, आपके कौन बोल रहा है? सर मेरी केमिस्ट्री क्लास है, मैं एग्जिट कर दूं? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सर मैं भी जाऊँ? अच्छा, आप लोग की क्लास है? सर मेरी भी है। यस सर। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं भाई, सुनो, ठीक है, हम टाइमिंग का कुछ ना कुछ देखेंगे। इन चीजों को अभी के लिए यही रहने देते हैं। मैं अगली क्लास में फिर इसके आगे की चीजें डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऐसे फिर हो नहीं पाएगा। फिर बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो अभी के लिए हम इतना ही रहते हैं।